Good morning, students. Good morning, all of you, बच्चा पार्टी। बच्चों, आज हम जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो कॉन्सेप्ट आप बहुत बार उस कॉन्सेप्ट को मेरी ख्याल से उस कॉन्सेप्ट के साथ डील कर चुके हो बहुत बार। लेकिन आज हम जिन जिन चीजों के साथ डील करेंगे वो होगा, उसका टाइम पीरियड निकालना होगा, जिसकी वैल्यू हमने आपको याद होगा कि जब फिजिक्स की स्टार्टिंग करी थी तो हमने टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम का डायमेंशनल फॉर्मूला चेक किया था कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। आपको याद है सभी बच्चों को मेरे ख्याल से। तो आज हम स्टार्टिंग जिसकी करने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो बनेगा आज का हमारा, वो है सिंपल पेंडुलम। देखिए बच्चा पार्टी, वो हमारे पास है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, देखो बच्चा, इसको कैसे हम डील करेंगे, कैसे इसके साथ हमें कैसे इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। अगर मैं सिंपल पेंडुलम की एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको दूं तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दूं तो हाँ, वहां पे मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहेंगी और इतनी इजी नहीं रहेंगी जितना कि हमारा ये कॉन्सेप्ट बनेगा। देखो स्टूडेंट्स, कि ये कॉन्सेप्ट कितना इजी, इतना इजी कैसे बनता है अभी बता देते हैं आपको, ठीक है। देखिए, ये हम मान लेते हैं इनकी मीन पोजीशंस हैं और ये इनकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ठीक है ना। एक मीन पोजीशन हम मान के चलते हैं और एक एक्सट्रीम पोजीशन हम मान के चलते होते हैं। ये देखो ऐसे, ये देखिए, मान लीजिए कोई मास है जिसका मास है m, ये इसकी मीन पोजीशन और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। इसी तरह से यहाँ पे भी, ठीक है, ये इनकी मीन पोजीशन और ये इनकी एक्सट्रीम पोजीशन। ये लो भाई, ये इनकी मीन और एक्सट्रीम मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये इनकी मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस। मान लीजिए कि ये किस एंगल से, देखो ये आपके पास कोई भी मासिव एलिमेंट है जिसका मास है किसके बराबर, जिसका मास है m के बराबर, ठीक है। अब देखो यहां हमने कौन सा एंगल लगा दिया, दैट एंगल इज थीटा वी हैव कंसीडर्ड। भाई इसकी वैल्यू आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो, जैसे अगर अब मैं आपको न्यूमेरिकल दूं और न्यूमेरिकल में मैं आपको कह दूं कि भाई बच्चा ये 30 डिग्री का एंगल है आपके पास, देखो इस पे एक न्यूमेरिकल भी बना के दिखाऊंगा मैं, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या लगा सकते हैं, 3 फोर्सेस लगा सकते हैं एक सिंगल पॉइंट के ऊपर। कैसे लगा सकते हैं मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूं। देखो कि मास ऑलवेज एक्स वर्टिकली, सॉरी वेट ऑलवेज एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड, आप सभी को पता है बिल्कुल। तो यहां से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट, ये किसकी डायरेक्शन बनेगी, वेट की। वेट इज m इंटू जी, एम जी इज द वेट, वेट की डायरेक्शन बन गई हमारे पास। अब देखो बच्चा, ये एंगल कितना है, थीटा ना, तो 100% श्योर है किस एंगल से इंक्लाइन होगा, ये थीटा एंगल से। मतलब अगर इसी की डायरेक्शन में मैं चलता, जैसे कि इसकी इस लाइन की डायरेक्शन में मैं चलता, ठीक है, इसकी डायरेक्शन में, देखो मैं उसी की पैरेलल आया हूं, ध्यान से देखो डायग्राम में, ठीक है। तो ये इसका जो ये नॉर्मल है, जो वर्टिकल डाउनवर्ड, एग्जैक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड है, और इसका जो डाउनवर्ड है, उनके बीच एंगल भी कितना बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। अब आपको पता है जिसके पास थीटा एंगल होता है उसको कौन सा कंपोनेंट मिलता है, कॉस कंपोनेंट मिलता है, देन दिस इज mg cos थीटा, ठीक है। और अब mg sin थीटा को ड्रॉ करना तो हमारे लिए बहुत इजी हो चुका है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देते हैं, ये लीजिए जी mg sin थीटा, ये आपके पास क्या आ गया, mg sin थीटा, दिस इज mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा। अब देखो ये जो रस्सी है इसको आप हम मानते हैं इनएक्सटेंसिबल मानते हैं, वैसे ऐसा नहीं होता, रस्सी में खिंचाव भी आ जाता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी उसमें फर्क पड़ जाता है। भाई बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तो भी उसमें फर्क पड़ जाता है, डेंसिटी का भी इफेक्ट होता है, अगर हीट सप्लाई कर दे तो उस चीज का भी इफेक्ट होता है, विंड का भी इफेक्ट होता है। तो ये सारे के सारे इफेक्ट्स
के साथ भी मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे काम करना होगा आपको और किस तरह से न्यूमेरिकली आपको रिप्रेजेंट करके चलना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ना सिंपल समझने में तो देखो बहुत इजी है, अब मैं 2 मिनट में आपको समझा दूंगा, लेकिन इसका जो बेस है वो बेस है उन बातों में जिन बातों में आप बात करेंगे, डेंसिटी की भी बात करेंगे, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी बात करेंगे, हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात करेंगे, हीट की भी बात करेंगे, हम प्रेशर की भी बात करेंगे। तो इन सारी की सारी बातों के साथ हमारा कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो बच्चा लोग कि इस रोप के अंदर टेंशन की जो डायरेक्शन बनेगी, टेंशन की डायरेक्शन कहाँ होती है, ऑलवेज टुवर्ड्स दिस स्पोर्ट। स्पोर्ट कहाँ से, यहाँ से, तो टुवर्ड्स दिस स्पोर्ट मतलब टेंशन की डायरेक्शन बनेगी यहां से। देखो ये मेरा रेड कलर का एरो जो गया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, ये टेंशन की क्या बनेगी डायरेक्शन, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। ठीक है, अब अगर रोप नहीं टूटती ना तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर रोप नहीं टूटती इसका मतलब है T इज इक्वल टू mg cos थीटा, T इज इक्वल टू mg cos थीटा। देखो यहां सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट आप मेरे को जो बता रहे हो वो कॉन्सेप्ट आप तब बता रहे हो जब आपकी रोप इनएक्सटेंसिबल है, आपके पास जितने भी वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस यहाँ पे हो रहे हैं वो सारे के सारे फ्री ऑसिलेशन हैं, फोर्स्ड नहीं है, वो फ्री हैं, अपने आप हो रहे हैं, उनके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हो ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। मेरी बात क्लियर हो रही है मेरे ख्याल से सभी बच्चों को, ठीक है। तो ये देखो बच्चा T इज इक्वल टू mg, क्योंकि ये दोनों फोर्स मेरे को दिख रही है, आप उस लाइन को ध्यान से देखो जहां पे T है और mg cos थीटा है, तो आपको खुद को खुद पता लग जाएगा। भाई देखो मान लो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, भाई अगर मान लो कि मेरे पास ऐसे, मान लो कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है मेरी 10 न्यूटन, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है मेरी 10 न्यूटन, ठीक है, तो मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूं तो कितना होगा, 0 होगा ना। भाई आपके पास ये 10 न्यूटन और ये भी 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन की ये ए फोर्स और ये बी फोर्स, तो आपसे मैं पूछूं तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू 0। भाई दोनों का सब्ट्रैक्शन नहीं तो करोगे, 10 माइनस 10 दैट इज 0 न्यूटन। तो 0 न्यूटन का क्या मतलब है कि ए इज इक्वल टू बी, रिजल्टेंट 0 का मतलब यही है ना कि दोनों फोर्स क्या है बच्चा लोग, बराबर हैं, दोनों फोर्स क्या है बराबर है। तो यही तो मैंने किया है यहाँ पे कि T माइनस mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो T किसके बराबर आ गया, mg cos थीटा के बराबर आ गया। अब उस पिक्चर में, उस डायग्राम में बड़े ध्यान से आप देखो, ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी कि mg sin थीटा एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी टेंडेंसी क्या है, उसको वापस लाने की, मीन पोजीशन पे वापस लाने की, ठीक है। यानी कि mg sin थीटा की टेंडेंसी क्या बन रही है, वो चाहता है कि मैं उसको वापस लेके आऊं। बताओ मेरी बात आप समझ गए होंगे कि वो चाहता है कि मैं इसको वापस लेके आऊं। वापस लाने के लिए क्या होता है आपको पता है कि मेरा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल वो चल रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना, एसएचएम चल रहा है। और एसएचएम की दो बातें होती हैं स्पेशल, कि एसएचएम कहता है एक तो हूं मैं पीरियोडिक, एक तो मैं हूं पीरियोडिक। पीरियोडिक का क्या मतलब होता है, जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा मैं क्या हूं, मैं वो हूं जो इस इक्वेशन को ओबे करता हूं, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। अब इस इक्वेशन को देखते हैं ना मेरे दिमाग में एक बात आती है कि जी F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स वाली फोर्स तो रीस्टोरिंग फोर्स है, जिसकी टेंडेंसी क्या है, ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन पे वापस लाने की। देखो बच्चा, जहां पे मैं F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स देखता हूं, जहां पे मैं पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव देखता हूं, तो मैं कहता हूं कि वहां स्टेबिलिटी फैक्टर बड़ा ही काम करता है, ठीक है। वो आप किस में डालते हो, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डालते हो। स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पे आने की टेंडेंसी रखता है, ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पे आने की टेंडेंसी रखता है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो मीन पोजीशन पे वापस आए, उसकी टेंडेंसी जरूर है,
है ना। तो यानी कि इन दो इक्वेशंस को जो ओबे करके, इन दो बातों को जो फॉलो करके चला, वो कौन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका सिंपल पेंडुलम है, क्या इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है? देन आंसर विल बी यस, क्योंकि ये पीरियोडिक अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, मीन पोजीशन पे एक बार जाता है, उतने टाइम में फिर वापस आ जाता है। क्योंकि मैं नेचुरल ऑसिलेशन की बात कर रहा हूँ। नेचुरल ऑसिलेशन का मतलब है फ्री ऑसिलेशन। मैं फ्री ऑसिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। फ्री ऑसिलेशन में अपनी मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम। लेकिन पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में सारी की सारी बातें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे गया 10 सेकंड में, वापस आ रहा है 15 सेकंड में, फिर आगे जा रहा है 20 सेकंड में। ऐसे ऐसे नहीं होता। सिंपल पेंडुलम की अगर बात करो तो ऐसा तो कतई नहीं होता, जैसा मैंने बोला है। ठीक है, अब मीन पोजीशन पे वापस आता है तो f इक्वल टू माइनस ऑफ kx का कॉन्सेप्ट तो है ही ना। तो ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे एप्लीकेबल है। चलो ठीक है, अपनी बात को आगे बढ़ा। अब आप क्या कह रहे हो कि सर जी देखना कि इसका जो मोशन है ना वो कुछ इस तरह का है। देखो मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इस तरह का मोशन, इस तरह का मोशन। दिस इज सर्कुलर लाइक मोशन ना, सर्कुलर लाइक मोशन है ना। सर्कुलर लाइक मोशन होगा तो यहाँ पे फोर्स का कॉन्सेप्ट तो नहीं बनेगा, तो किसका कॉन्सेप्ट बनेगा? फिर कॉन्सेप्ट बनेगा किसका? टॉर्क का। और टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर्म ऑफ कपल, ऑफ कपल। यहां पे आर्म ऑफ कपल कहां है भाई? देखो इसकी टेंडेंसी थी इसकी तरफ, और इसकी टेंडेंसी क्या थी यहाँ पे, इसकी तरफ। भाई यहाँ पे दो फोर्स लग रही हैं जो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, तभी तो इसने सर्कुलर लाइक पाथ ट्रेस किया। जैसे कि हम घर में दरवाजा खोलते होते हैं तो दरवाजे का जो पाथ होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर लाइक होता है ना। अगर सर्कुलर लाइक पाथ होता है तभी तो हमारी क्या होता है, तभी तो हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं ना वहां पे, किसका? टॉर्क का। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल का मतलब होता है कि आर्म ऑफ कपल मतलब जिस लेंथ पे या जिस लेंथ सेगमेंट पे वो दोनों की दोनों फोर्सेस लग रही हैं। अब आर्म ऑफ कपल कौन है? इसकी लेंथ है, दैट वी हैव कंसीडर्ड एज इक्वल टू एल। इस लेंथ एलिमेंट पे तो फोर्सेस लग रही है ना, तो आर्म ऑफ कपल कौन हुआ? ये एल हुआ। अब ऐसी कौन सी फोर्स है जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है? यहाँ पे मेरे को तो mg sin थीटा नजर आ रही है। ठीक है, अब टॉर्क कैसा है? जिसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। यानी कि टॉर्क कैसा होगा आपके पास? रीस्टोरिंग टॉर्क होना चाहिए, दैट शुड बी रीस्टोरिंग। तो रीस्टोरिंग के लिए सबसे पहला वर्ड माइनस साइन, ठीक है ना। और फोर्स मेरे को दिख रही है mg sin थीटा, और आर्म ऑफ कपल कौन है? आर्म ऑफ कपल इज द लेंथ ऑफ दैट सिंपल पेंडुलम। तो ये आपके पास क्या बना? ये बना आपके पास माइनस ऑफ mgl sin थीटा, दैट इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क, इसको आप टॉर्क को टो से रिप्रेजेंट करते हैं। टो से, ये टो का सिंबल है भाई, ये टो, ठीक है ना। टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क मेरे पास आ गया माइनस ऑफ mg इंटू एल इंटू साइन थीटा। अब मेरी बात सुनो बच्चा, कि अगर थीटा स्मॉल हो ना, अगर इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा आपका स्मॉल है ना बच्चा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू आपकी बन जाएगी माइनस ऑफ m इंटू जी इंटू एल इंटू साइन थीटा की जगह केवल थीटा। ठीक है ना, केवल थीटा वर्ड यूज कर लो, केवल थीटा वर्ड आप यूज कर सकते हो इफ थीटा इज स्मॉल। ठीक है ना, अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा की जगह केवल थीटा वर्ड आप यूज कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, तो आपके पास बन गया टॉर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी एल इंटू थीटा। अब आपको पता है ना कि रीस्टोरिंग टॉर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए यहाँ पे? जैसे कि रीस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बताओ? रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रीस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एंड दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट फॉर लीनियर फोर्स ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होना चाहिए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, तो टॉर्क रीस्टोरिंग
दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट कितना मान के चले हो, थीटा, और थीटा क्या है, स्मॉल एंगल है, ठीक है। तो टॉर्क रीस्टोरिंग दैट शुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट माइनस ऑफ k इनटू थीटा। कांस्टेंट इज ऑफ कोर्स रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट या पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। इसको आपने माना था इक्वेशन नंबर 1, या 1 कहीं और मान लिया था, 1 कहीं और मान लिया था, इसको मान लो 2, और इसको मान लो बच्चा लोग इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं 2 और 3 को कंपेयर करूं ना भाई, तो माइनस ऑफ mg इंटू एल इंटू थीटा दैट बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू थीटा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा को थीटा खा जाएगा, और k इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एल आ जाएगा, m इंटू जी इंटू एल आ जाएगा k की वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो, आपको याद होगा कि हमारे पास दो बातें थी, एक तो था इनर्शिया फैक्टर, ठीक है, तो आप उसको बोलते हैं इनर्शिया फैक्टर। हमने जैसे टाइम पीरियड जो निकाला था उसमें मैं बात करता हूँ k की वैल्यू, तो एक बार मैं सेव करके रख लेता हूँ, रख लूं, बिल्कुल। देखो, आपने जो टाइम पीरियड निकाला था पीछे, आपने एक इक्वेशन निकाल के बताई थी मेरे को लास्ट टाइम, लास्ट एक्सप्रेशन आपने मेरे को बताया था कि सर जी टाइम पीरियड होता है ना t, वो होता है 2 पाई अंडर रूट के अंदर, ठीक है, अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर डिवाइड बाय स्प्रिंग फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर डिवाइड बाय स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग फैक्टर, यही कहा था आपने। स्प्रिंग फैक्टर की वैल्यू हमारे पास k की वैल्यू आ रही है, इनर्शिया फैक्टर, रोटेशन में इनर्शिया क्या होता है बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के आगे मोमेंट ऑफ और लगा दो, इनर्शिया फैक्टर वही होता है ना रोटेशन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बताओ, ये होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर। यहाँ पे मास आप ले लो कितना, m, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लेना पड़ेगा आपको, आर्म ऑफ कपल वाला लेना पड़ेगा, दैट इज l, तो m इंटू एल स्क्वायर। तो आपके पास इनर्शिया फैक्टर भी आ गया, इनर्शिया फैक्टर की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, बोलते जाओ साथ साथ मेरे, ठीक है। इनर्शिया फैक्टर की वैल्यू आ गई m इंटू एल स्क्वायर, और स्प्रिंग फैक्टर की वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी है m इंटू जी इंटू एल। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या बन गया बताओ, 2 पाई m से m कट गया, l बाय g बना कि नहीं बना, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया, दिख रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये इन वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। Time period is completely independent of the amplitude of vibration. लेकिन हाँ, ये बात भी कि हमने थीटा को स्मॉल रखा है, ये बात भी है कि हमने थीटा को भी बहुत स्मॉल रखा है, थीटा की वैल्यू को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिया है हमने, ये बात भी पक्की है, ठीक है ना। ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये मास ऑफ सिंपल पेंडुलम पे भी डिपेंडेंसी नहीं रखता, दैट्स वेरी गुड। तो डिपेंड किस पे करता है, ऑफ कोर्स डिपेंड करता है लेंथ पे एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ठीक है ना। तो आपको ये जो बातें हैं, ये बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेनी है कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्लीज take a screenshot और you can note it down with चपाटी, और किसी की डाउट है तो प्लीज मेरे को बता दो कि सर इसमें मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा से समझा दो, क्योंकि अब जो मैं बातें करूंगा ना आगे, वो बातें बहुत ही खतरनाक बातें करूंगा, ठीक है। तो उसमें ना आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आपने वो बातें मेरे साथ साथ सीख ली तो अब तक किसी को कोई डाउट? अमन, अमन बताओ बेटा, अनम्यूट करो बच्चे, अमन। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमरवीर बच्चा, क्लियर सर। अच्छा जी, ठीक है। हरलीन, हरलीन बेटा, क्लियर सर। हाँ जी। ईशान, आज तो टाइम पे बैठा है भाई क्लास में, ईशान, ईशान क्लियर, क्लियर सर। समझ में आ गया बेटा? हाँ जी सर।
अच्छा अच्छा, ऑसिलेशन चैप्टर इजी है ना ईशान? हाँ जी सर, कंपैरेटिवली इजी है, बस थोड़ा इसमें मतलब रिवीजन की जरूरत है, फिर टिप्स पे आ जाएगा। रिवीजन तो देखो हमें पूरे कंप्लीट फिजिक्स की देनी ही पड़ेगी एक बार, चाहे कुछ भी थोड़ी तेज कर लेंगे बट करनी पड़ेगी रिवीजन तो हमें ना, है? तो ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस के टाइमिंग्स है ना हमारे, इसमें हम रिवीजन शुरू करवा दूंगा मैं आपको ये, और ये चैप्टर, ये यूनिट कंप्लीट हो जाए मेरी, ये यूनिट कंप्लीट होते ही ना मैं 2-3 चैप्टर चला दूंगा एक साथ, ठीक है? आप टेंशन मत लो, मैं आपको रिवीजन पूरी दूंगा, मतलब पूरा। भाई 10 की 10 यूनिट की तो हम ही नहीं भरता मैं, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूं कि भाई 6 यूनिट में आपको अच्छे से रिवाइज करा दूंगा, 6 यूनिट्स, फिर तो काम चल जाएगा ना ईशान? हाँ जी सर। हाँ 6 यूनिट्स की मैं कोशिश कर दूंगा बेटा पूरी। जसलीन समझ में आ गया? Yes, sir. वेरी गुड जसलीन, तुम बीच में अपसेंट रहने लगी थी अब, है ना? है बेटा, ऐसा हुआ था? हाँ जी सर, थोड़ा हाँ ना नेटवर्क इश्यूज हो गए थे, अभी फिर से ठीक हो गया है। अच्छा अच्छा, चलो। कमल, कमल, Yes, sir, clear. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। Yes, sir, clear. ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ जी, अब आ गई जी हमारी खुशी की फुहार, खुशदीप। हाँ जी सर। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। मनिंदर सिंह, मनिंदर, क्लियर सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नवदीप जी, हाँ जी सर, क्लियर नवदीप है। जी क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। हाँ जी रोमिका, Clear, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सहज, Clear, sir. वंशिका, Clear, sir. दैट्स गुड। कोई बच्चा बाकी तो नहीं रह गया? सभी बच्चे आ गए ना? हाँ चलो बच्चों, अब देखो हमने टाइम पीरियड तो निकाल लिया, टाइम पीरियड की वैल्यू हमें पता चल गई। ये वैल्यू तो मुझे पहले फर्स्ट चैप्टर से पता थी कि t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई जी होता है, लेकिन आज हमने उसका प्रूफ भी देख लिया, ठीक है? अब कुछ ऐसी बातें करेंगे जिन बातों में हम थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है ना? और उन चेंजेस को एक्सप्लेन भी करेंगे आपके सामने कि जी टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इसका मतलब क्या होता है? ये लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। ऐसी ऐसी मतलब अटपटी सी चटपटी बातें हम लेके आएंगे, जिनको पढ़ के, जिनको समझ के आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है? तो मैं ये सारे के सारे ड्रॉइंग्स इरेज करने वाला हूँ, और फिर बढ़ते हैं आगे कुछ एक स्पेशल बातों पे। देखिए उनमें से क्या मैं स्पेशल बात सबसे पहले लेके आऊंगा। देखो बच्चा, आप एक चीज देखो बेटा, आज का जो लेक्चर है ना उसमें बहुत कुछ आप मेरी बातें सुन के नोट भी कर सकते हो उसमें से, ठीक है? ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में बतानी भूल गया था, ठीक है? लेकिन मैं अब बता रहा हूं कि आप बहुत सारी, मैं ऐसी बातें कर रहा हूं जो सीधी नोट भी कर सकते हो आप, ठीक है? तो मेरे साथ साथ नोट करते जाना प्लीज, ठीक है? देखो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बात क्या है। देखो देखो मैंने देखा है कि टाइम पीरियड की जो वैल्यू है ना, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सबसे पहले मैं वही बात कर रहा हूँ कि टाइम पीरियड की जो वैल्यू है दैट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द लेंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टाइम हमारा इंफिनिटी हो जाएगा तो लेंथ इंफिनिटी हो जाएगी ना, फिर तो टूट जाएगा ना रोप। सीधी सी बात है कि भी बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है? तो फिर क्या, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? देखो सबसे पहले मैं लिखता हूं फॉर्मूला, कि हमने जो फॉर्मूला बनाया है दैट फॉर्मूला इज t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई जी, वेयर l इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 2 पाई इज द कांस्टेंट, ठीक? अब यहां से t आपकी, आपके पास जो टाइम पीरियड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि वो टाइम जिसमें एक ऑसिलेशन हमारा सिंपल पेंडुलम क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, ठीक है? अब देखो
देखो बच्चा कि आपने कहा कि सर जी टाइम पीरियड को अगर हम इंफिनिटी करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि लेंथ भी इंक्रीज होगी, इंफिनिटी हो जाएगी, ठीक है ना। ये बात तो नहीं हो सकती, ठीक है ना, ये बात तो नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि ये जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि यहाँ पे टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई L/g लिया है, ठीक है, ये वैलिड उस सिचुएशन में नहीं होगा जब आपकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आ जाए, रेडियस ऑफ अर्थ के आ जाए। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना बेटा। एक बात तो मैंने आपको बताई कि टाइम पीरियड अगर इंफिनिटी हो गया तो क्या लेंथ इंफिनिटी हो जाएगी, देन आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा नहीं हो सकता। और दूसरा क्या है कि मैं बोल रहा हूं कि दिस रिलेशन इज एक्चुअली नॉट वैलिड फॉर द पेंडुलम whose effective length is greater than radius of earth, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि टाइम पीरियड एक सर्टेन लिमिट तक ही इंक्रीज होगा, टाइम पीरियड एक सर्टेन लिमिट तक ही इंक्रीज होगा। इसके लिए नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। if length becomes greater than equal to radius of earth then this relation is not valid, ठीक है। मेरी बात को, इस बात को बड़े अच्छे से नोट कर ले बेटा कि अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ अर्थ के रेडियस के बराबर हो गई या उससे बड़ी हो गई, इन दैट सिचुएशन जो हमने रिलेशन निकाला है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर एक बात, एक नंबर बाद में हमने ये बात पढ़ ली। दूसरी बात हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलो उस पे फोकस। अब मान लो इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मच मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ, तो इफेक्टिव लेंथ उस सिचुएशन में कैसे हम निकालेंगे। इफेक्टिव लेंथ मान लो L डैश है, तो वो किसके बराबर होगी, 1/L प्लस 1/RE। इस तरह से हम उसकी इफेक्टिव लेंथ निकाल पाएंगे। दिस इज L प्लस RE डिवाइड बाय L इंटू RE, L इंटू RE, ठीक है। यानी कि यहां से अगर मैं आपको L डैश की वैल्यू निकाल के बताना चाहूं तो L डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, L इंटू RE अपॉन L प्लस RE। तो L आपका ऊपर से कॉमन मैंने नीचे ले गया मैं इसको, तो 1 प्लस RE अपॉन L, ठीक है ना। तो ये आपके पास L डैश की वैल्यू आ गई। तो इस सिचुएशन में टाइम पीरियड क्या हो जाना चाहिए, टाइम पीरियड इस सिचुएशन में हो जाना चाहिए 2 पाई अंडर रूट L की जगह L डैश ले लो और डिवाइड बाय G। यानी कि 2 पाई L डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, L डैश की वैल्यू है जी कितनी है, वो वैल्यू रख दो भाई जितनी भी है। L डैश की वैल्यू है RE अपॉन 1 प्लस RE डिवाइड बाय L और मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। तो ये आपके पास वो वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें से कुछ एक स्पेशल केस भी हो सकते हैं कि अगर आप कह दो कि L अगर इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो फिर RE अपॉन L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। F मतलब यहाँ पे भी स्पेशल केस है, चलो भाई हद की बात है। देखो यहाँ पे भी स्पेशल केस करना पड़ेगा मेरे को, स्पेशल केस। देखो बच्चा कैसे मैं एक स्पेशल केस आपके सामने लेके आया हूं। मैं यहाँ पे स्पेशल केस क्या ले रहा हूं कि इस L की वैल्यू को इंफिनिटी को अप्रोच करवा रहा हूं और मुझे पता है कि 1 अपॉन इंफिनिटी हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। तो इफ दिस L अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अगर L इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो RE डिवाइड बाय L की वैल्यू कितनी होगी, 0 को अप्रोच कर दी, ठीक है ना। RE बाय L दैट अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है ना। और L यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन RE है ना। तो आपका टाइम पीरियड क्या हो गया फिर, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट RE डिवाइड बाय RE डिवाइड बाय क्या आ गया, G। अब RE की तो वैल्यू होती है ना भाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू तो सभी बच्चों को याद होगा, मेरे ख्याल से रट्टे लगे पड़े होंगे, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर डिवाइड बाय G की वैल्यू 9.8 लेता हूं। तो टाइम पीरियड यहाँ इस वाली सिचुएशन का टाइम पीरियड होता है 85 मिनट्स के लगभग, 85 मिनट्स के लगभग,
85 मिनट्स के लगभग, ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है कि इफ L इज इक्वल टू RE, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये L अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऐसी बात में क्यों लेके आया, क्योंकि मुझे पता था कि RE अपॉन L को मैं 0 दिखा दूंगा। अब दूसरा मैं इफ लगा के मैं क्या कह रहा हूं, इफ RE बिकम्स इक्वल टू L, अगर ये L के इक्वल हो जाए तो चलो चेक कर लेते हैं फिर क्या होगा। तो T इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 2 पाई, और ये आपका RE, और ये आपका 1 प्लस RE और L तो बराबर है, तो इसकी जगह L रखता हूँ, L अपॉन L क्या आ गया 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 और इंटू G। बस कितना फर्क पड़ा है, यहाँ पे 2G आया बस, ठीक है। वैसे आजकल जमाना 5G का है, लेकिन यहाँ पे 2G आ चुका है। देखो RE अपॉन 2G। अब आप इनकी वैल्यूज रखोगे, यहाँ 85 मिनट्स आया था ना, यहाँ नीचे वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लगभग 60 मिनट्स आ जाएगा। इस सिचुएशन में यहाँ पे 60 मिनट्स आ जाएगा। देखो ये स्पेशल केस बहुत ही भयंकर है बेटा, और इन स्पेशल केसेस को आप न्यूमेरिकली, और वो भी न्यूमेरिकल कहाँ, बहुत ही अच्छे लेवल में जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो मैं नेक्स्ट जो बात लेके आ रहा हूं, उस बात को बड़ा ही ध्यान से सुनना है आपको, और हो सके तो मेरी बात को सुन के हिंदी में लिख लेना, चाहे पंजाबी में लिख लेना, चाहे किसी में भी लिख लेना, आपकी मर्जी है। थर्ड बात मैं जो करने वाला हूं, तीसरी बात जो मेरी रहेगी, ठीक है, वो क्या है तीसरी बात मेरी, तीसरी बात में मैं कहता हूं कि टाइम पीरियड, ऊपर मैं देखता हूं उसको, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऊपर दिख रहा है मेरे को फॉर्मूला से, अच्छा, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जहां G की वैल्यू डिक्रीज होगी टाइम पीरियड वहां पे इंक्रीज होगा, जहां G की वैल्यू इंक्रीज होगी वहां टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम क्या कहते हैं कि यानी कि वैल्यू ऑफ G की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी, तो G की वैल्यू डिक्रीज कहां कहां पे होती है, जैसे मैं हिल्स पे चला जाऊं या माइंस के अंदर चला जाऊं, ठीक है ना, तो वहां G की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वहां पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस एट द हिल्स और इनसाइड द माइंस, ठीक है ना। यानी कि इसके कारण क्या होगा, पेंडुलम का जो क्लॉक है वो स्लो डाउन हो जाएगा क्या है, यानी कि पेंडुलम क्लॉक, सिंपल भाषा में हम बोले, इसका मतलब है कि पेंडुलम क्लॉक विल बी लूजिंग द टाइम एट हिल्स और इनसाइड द माइंस। ये बात मेरे को बहुत अच्छी पता लगी है आज यहाँ से, है ना। तो इस बात को चाहे आप लिख लो, चाहे आप नोट कर लो, आपकी मर्जी है, जैसे आपको करना है वैसे आप कर लो। कि मैंने कहा कि यहाँ पे अगर G की वैल्यू डिक्रीज होगी ना तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, और G की वैल्यू डिक्रीज कहाँ होती है, हिल्स पे चले जाए, माइंस गुफाओं के अंदर चले जाए, तो वहां G की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो वहां पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हाँ जी, चलो इस बात के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, इस बात के बाद मैं बढ़ता हूँ फोर्थ मेरे कॉन्सेप्ट पे। देखो फोर्थ मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, फोर्थ कॉन्सेप्ट मेरे को कहता है कि जैसे मान लीजिए आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है, देखो भाई मान लीजिए आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया बाय सम फैक्टर, दैट फैक्टर इज डी थीटा, ठीक है ना, डी थीटा से इंक्रीज किया, तो नई जो लेंथ बनेगी सिंपल पेंडुलम की एल डैश, दैट शुड बी इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डी थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू एल डैश विच इज इक्वल टू एल इंटू अल्फा इंटू डी थीटा। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। एल डैश इज इक्वल टू एल इंटू अल्फा इंटू डी थीटा। यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा बच्चों कांस्टेंट है, वैसे तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं बच्चा पार्टी इसको, ठीक है। तो अब देखो एल डैश की वैल्यू ये आ गई ना,
तो टाइम पीरियड निकाल लो, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। l की जगह क्या करोगे, l डैश बाई जी। ठीक है, तो l डैश की वैल्यू कितनी रखोगे, अभी रख देते हैं, देखो आपके सामने। ठीक है, l डैश की वैल्यू है l इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डी थीटा और डिवाइड बाई जी। ये आपके पास आ गई भाई टाइम पीरियड की वैल्यू। नया टाइम पीरियड जो आया मेरा t डैश, मान लीजिए इसको, t डैश आया मेरा 2 पाई अंडर रूट l डैश अपॉन जी। तो 2 पाई अंडर रूट l इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू क्या, डी थीटा भाई, अल्फा इंटू डी थीटा। अब अगर मैं यहाँ से आपको पूछूं कि t डैश अपॉन टी निकाल के बता दो मेरे को वैल्यूज की, तो आप बहुत इजीली बता दोगे, क्योंकि t क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। क्या करना मेरे को, t डैश को डिवाइड करना है t से। t डैश को अगर मैं डिवाइड करूं t से, तो आई थिंक मेरे पास जो बाकी बचेगा वो बचेगा 1 प्लस अल्फा इंटू डी थीटा की पावर कितनी, 1/2। पावर कितनी उसकी, 1/2। ठीक है, अब देखो इस तरह के जब एक्सप्रेशन हमारे सामने आगे खड़े हो जाए ना, तो इनको सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। वो तरीका क्या है, 1 फैक्टर को एज इट इज रखने दो, हाफ को आगे ले आओ और अल्फा इंटू डी थीटा, यानी कि 1 प्लस हाफ अल्फा डी थीटा, बस यही हमारे पास टी डैश अपॉन टी की वैल्यू आ गई। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है मेरे को। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड, यहीं से देख लो, यहीं से कॉन्सेप्ट बनाऊंगा मैं यहाँ से। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट बनेगा परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड, इन टाइम पीरियड, परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू टी डैश माइनस टी अपॉन टी। ठीक है, टी डैश माइनस टी अपॉन टी कर लो और मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। तो यहां से टी डैश अपॉन टी माइनस 1, ठीक है, और इंटू क्या आ गया आपके पास, 100। लिखो टी डैश अपॉन टी की वैल्यू, टी डैश अपॉन टी की वैल्यू है 1 प्लस हाफ अल्फा डी थीटा और -1 और इंटू 100। तो आपके पास परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड कितना आ गया, 50 अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है यहाँ पे, और डी थीटा इंक्रीज इन टेम्परेचर है बच्चा, तो 50 अल्फा इंटू डी थीटा, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो हमने अब तक आपको 4 स्पेशल केसेस करवाए हैं। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया है, क्योंकि आगे मैं आपको यंग मॉडुलस पे बात करूंगा। ठीक है, और मैं फ्लूइड डेंसिटी की बात करूंगा, सेकंड पेंडुलम की भी बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम मूव करते हैं तो जी की वैल्यू जी कोस थीटा लेनी होती है, इस तरह से मैं बातें करूंगा। उसके बाद अपवर्ड डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात करूंगा। उसके बाद मैं टेम्परेचर की तो मैं बात पहले भी कर चुका हूं। ठीक है, टेम्परेचर की मैं बात अब दोबारा से नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब तक आप लोगों को ये बातें क्या समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, प्लीज एक बार फटाफट से मेरे को मैसेज कर दो। और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट करना है तो नोट कर लो। हाँ, रट्टा मारने वाली बात नहीं है, रट्टे मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये न्यूमेरिकली आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चीजें करवाई जा रही है। ठीक है, इनके रट्टे नहीं मारने, इनको समझ के थोड़ा ध्यान रखना है, ताकि जब भी न्यूमेरिकल में ये बात पूछी जाए आप उस पर परफॉर्म कर जाए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी हमने ये काम यहाँ से किया है। अगर हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को सिंपल पढ़ लेते ना, तो फिर हमें ये कोई बेनिफिशियल नहीं होता कोई ज्यादा। अब हमने इसके स्पेशल केसेस भी पढ़े हैं ना बच्चा लोग, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है, आप ये बात मान के चलो। ठीक है ना, तो ये इफेक्टिव उसी सिचुएशन में होगा जब हमें इसके बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, हाँ जी, सभी बच्चे बता दो भाई, सभी बच्चों को क्लियर है? अगर डाउट है तो डाउट बोल दो भाई, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा कि ये चीज में सर मेरे को डाउट है, तो मैं आपको वो चीज दोबारा से भी बता सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब तक मेरे पास क्लियर कितने बच्चों के मैसेज आए हैं? क्लियर का मैसेज आया है अमरवीर, मनिंदर, कंवल, नवदीप और वंशिका का केवल। ठीक है, अमरवीर सर सेकंड केस समझा दो, बिल्कुल समझा दूंगा बच्चा। क्लियर है सर? ठीक है, ईशान क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी अमरवीर, सेकंड केस देखो बच्चा, हमने क्या किया था मैं बता देता हूँ। देखो भाई बच्चों, हमने यहाँ पे ये जो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है ना बेटा, इसको बहुत बड़ा मान लिया, किससे? अर्थ के रेडियस से। ये देखो, ये है आपका सेकंड केस जिसकी बात कर रही है अमरवीर,
कि लेंथ जो है वो मच ग्रेटर हुआ रेडियस ऑफ अर्थ से। इन दैट सिचुएशन टू कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ वी हैव टू यूज द रिलेशन, दैट रिलेशन इज 1 अपॉन एल डैश। एल डैश इज द इफेक्टिव लेंथ। इस लेंथ को निकालने के लिए ये रिलेशन हमने यूज किया है 1 अपॉन एल, एल इज द ओरिजिनल लेंथ, प्लस 1 अपॉन आर ई, आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमारे पास ये रिलेशन आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा। तो L प्लस आर ई अपॉन एल आर ई, तो L डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद टाइम पीरियड आपका बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट L डैश अपॉन जी, जिसमें L डैश की वैल्यू हमने रखी है, L डैश की वैल्यू हमने रखी है कितनी, L इंटू आर ई अपॉन L प्लस आर ई। ठीक है, जिसमें L को हम नीचे लेके जाते हैं, नीचे लेके जाते हैं हमारे पास आर ई डिवाइड बाई 1 प्लस आर ई डिवाइड बाई एल। अब उसमें हमने स्पेशल केस कर दिए थे बच्चा, कि एक तो हमने कर दिया भाई आर ई अपॉन एल, कि आर ई अपॉन एल, अगर इसको इंफिनिटी अप्रोच करा देना तो आर ई डिवाइड बाई इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है। एक तो हमने इस बात से इसको 0 कर दिया था, दूसरा हमने आर ई और एल को बराबर कर दिया था। बस ये दोनों केस करे थे बेटा इसमें। ठीक है, तो इसमें एक में टाइम पीरियड जहां हमने लेंथ को इंफिनिटी करने की कोशिश करी, वहां टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 85 मिनट्स। जहां हमने लेंथ को किसके बराबर किया, आर ई यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर किया, वहां हमारा टाइम पीरियड आ गया था 60 मिनट्स। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट था हमारा जो हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली थी बच्चा, ये बात मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि यहाँ पे ये जो रिलेशन था ना, जैसे स्टार्टिंग वाला 1 अपॉन एल डैश इफेक्टिव लेंथ निकालने वाला, ये रिलेशन आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है ना, और इसको रख के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। ठीक है, देखो अब तक हमने 4 रिलेशन करे हैं, अब हम करने वाले हैं 5th रिलेशन, जिसमें हम यंग्स मॉडुलस की बात करेंगे। यंग्स मॉडुलस की बात क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे पास सिंपल पेंडुलम है जिसमें एक लेंथ एलिमेंट लगा पड़ा है, लेंथ एलिमेंट लगा पड़ा है, और दूसरा वेट उससे सस्पेंड है, वेट सस्पेंड है। तो 100% श्योर है कि वेट को आप क्या बोलते हो, वेट को आप फोर्स ही तो बोलते हो, सभी फोर्स बोलते हैं, वेट होती फोर्स के इक्वल है। तो आपने कहा कि सर जी एक फोर्स तो लगी पड़ी है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यही तो बात कह रहे हो ना आप कि फोर्स तो लगी पड़ी है डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इक्वल टू फोर्स। ठीक है ना, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इक्वल टू फोर्स। एक मिनट भाई, मैं अपना बोर्ड बना लो, उसके बाद आगे बात बढ़ाता हूं। देखो जी, हमने क्या कहा कि देखो हमने कहा कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ सकता है। तो पहले मुझे समझना होगा कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चीज क्या था। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैं बोलता था नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस पर यूनिट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ऐसा ही बोलता था ना मैं कि यंग्स मॉडुलस इज नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आज यहाँ पे ऐसी क्या बात हो सकती है, मान लीजिए कि कुछ टाइम के बाद वेट के कारण उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है उसका मास है m, कैपिटल M उसका मास है। ठीक है, कि उसको हमने सस्पेंड कर रखा है बाय ए वायर ऑफ नेचुरल लेंथ है उसकी L, रेडियस है उसका R के बराबर। ठीक है, और वायर में जो स्ट्रेचिंग हुई है, जो लेंथ उसकी इंक्रीज हुई है, दैट इंक्रीजेस बाय सम फैक्टर से, दैट इज डेल्टा। तो टाइम पीरियड आपका क्या बनना चाहिए, 2 पाई L बाई जी होता है। तो T इज इक्वल टू 2 पाई L की जगह क्या हो गया, L की जगह लेंथ बन जाएगी उसकी L प्लस डेल्टा L। सही है कि नहीं है, डिवाइड बाई जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, मान लो उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई बाय सम फैक्टर, वो फैक्टर हमने माना है भाई कौन सा, डेल्टा एल के इक्वल माना है वो फैक्टर। ठीक है ना, तो नई लेंथ कितनी आई है मेरे पास, नई लेंथ आई है एल प्लस डेल्टा एल और डिवाइड बाय जी। अब यहां से मैं कैसे काम कर सकता हूं, मेरे को बताओ, यहां से काम करने का मेरा तरीका क्या हो सकता है। यहां से काम करने का मेरा तरीका कुछ मैं इस तरह से करूंगा कि डेल्टा एल बाय एल आ जाए, तो यहां से एल कॉमन ले लूं, बिल्कुल कॉमन ले सकता हूं मैं एल। तो एल अगर मैं कॉमन ले लूं तो एल बाई जी, और अंदर बच जाएगा 1 प्लस
डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल, और इनकम्प्लीट का अंडर रूट, कंप्लीट का अंडर रूट। ठीक है जी, ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इस चीज को मैं कहां से लाके कहां तक जोड़ दूंगा। देखो अब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है बताओ? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है नॉर्मल स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट कितना है? mg अपॉन एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। फोर्स अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस बन गया। डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब डेल्टा एल डिवाइड बाय डेल्टा एल, ये तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ आ गई ऊपर, तो m इंटू जी इंटू एल डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। तो यहां से आपके पास डेल्टा एल डिवाइड बाई एल, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई? डेल्टा एल अपॉन एल की। डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू आ गई mg इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस, दैट इज y। ठीक है ना? तो अब डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो इक्वेशन 1 में, और देखो फिर आपके पास क्या रिजल्ट आता है। तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है बच्चा लोग, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, मैं बाहर रख रहा हूं, ठीक है, और 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू है mg अपॉन पाई आर स्क्वायर और इनटू यंग्स मॉडुलस, और इसकी पावर कितनी? 1/2। अब आपको 1/2 पावर को सोल्व करना सिखाया था ना थोड़ी देर पहले, वैसे ही कर लो। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और 1/2 के लिए क्या करते हैं? 1 प्लस 1/2 mg इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। देखो पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। देखो बच्चा, अब आपका टाइम पीरियड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के हिसाब से ये आ गया आपके पास। देखो ये चीजें ऐसी नहीं है जिनको आप रट्टे मार के प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है, या रट्टा मार के आप उनको याद रख रहे हो कि हाँ जी t is equal to 2 pi under root L by G into 1 plus 1/2 mg divide by pi r square into y। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है कि जहां पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, वहां पे हमारा टाइम पीरियड बाय सम फैक्टर इंक्रीज होता है। वो इंक्रीज किस फैक्टर से होता है? हाफ mg डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर इनटू y। ये चीज ऐसी है जो आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जाके काम करवाएगी। ऐसा नहीं है कि आप टाइम पीरियड को निकाल रहे हैं, कहीं पे भी आपको बोला गया कि लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखी है, फाइंड द टाइम पीरियड, आप बड़े खुश हो जाओगे और फटाफट से फाइंड कर दोगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। कॉन्सेप्ट में कितना भी घुमा के बातें कर सकता है अगला, ठीक है, तो वो जब घुमा के बातें करेगा तब आपको उसके साथ कैसे डील करना है, ये तरीका समझना बहुत जरूरी है हमें। जैसे कि अब मैं डेंसिटी की बात करता हूं, ठीक है भाई, मान लो कि आपका, अब मान लो ये सारे के सारे स्पेशल केसेस हैं, या आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल्स हैं जिनको मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं लगातार, ठीक है। देखो अब मान लो कि अब नेक्स्ट केस मान के चलते हैं हम, ठीक है, ये हमारे पास है 6 नंबर का केस, 6 नंबर का केस। मान लो कि हमने हमारे सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कराया किसी फ्लूइड में। मान लो हमारा जो पेंडुलम है उसको हम ऑसिलेट करवा रहे हैं किसी फ्लूइड में जिसकी डेंसिटी है रो नॉट। ऑसिलेट करवा रहे हैं किसी फ्लूइड में जिसकी डेंसिटी है रो नॉट। अच्छा ठीक है, और हम मान लेते हैं, ठीक है, कि रो नोट जो है वो लेस है किससे? रो से। रो जो है वो डेंसिटी ऑफ हमारा जो सिंपल पेंडुलम है, जो वेट हमने सस्पेंड कर रखा है, उसकी डेंसिटी हमने मान ली कितनी? रो मान ली। तो टाइम पीरियड, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? डेंसिटी वाले फैक्टर से g डैश की वैल्यू आनी चाहिए g इंटू 1 माइनस रो नोट डिवाइड बाई रो, ये वैल्यू बननी चाहिए भाई, ठीक है, जो हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? टाइम पीरियड कितना बन जाना चाहिए बताओ? t डैश इज इक्वल टू
2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता था, आज जी की जगह जी डैश हो गया। टी डैश तो ये है, और टी की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर मैं यहीं से बिना कुछ घुमाए फिराए बात करूं और टी डैश अपॉन टी आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि सर जी जी अपॉन जी डैश निकाल लो। ठीक है, मैंने आपकी बात मानी। और जी अपॉन जी डैश, तो जी अपॉन जी डैश की वैल्यू की इतनी है जी इंटू 1 माइनस रो नोट अपॉन रो, जी से जी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और आपके पास वैल्यू क्या बनी, आपके पास वैल्यू बनी जी टी डैश अपॉन टी की वैल्यू आ गई बच्चा लोग कितनी, आपके पास आ गई रो ऊपर आ जाएगा रो माइनस रो नोट, है ना। और ये अंडर रूट, अब आपको सीधी सीधी दिख रही है दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या होगा कि टी डैश अपॉन टी इज ग्रेटर देन 1। पता है ग्रेटर देन 1 क्यों आया, क्योंकि रो, ठीक है ना, रो डिवाइड बाय रो माइनस रो नोट, मतलब ऊपर वाली वैल्यू ग्रेटर होगी होगी, ठीक है। तो टी डैश अपॉन टी इज ग्रेटर देन 1, तो टी डैश इज ग्रेटर देन टी, टी डैश इज ग्रेटर देन क्या, किससे आएगा, टी डैश टी से बड़ा आएगा। गुरलीन, गुरलीन बेटा, गुरलीन बच्चा अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। गुरलीन 5 मिनट गुड में, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बच्चा, 5 मिनट में आप दोबारा ज्वाइन करना मेरे को ना। ओके सर। हाँ जी, 5 मिनट में दोबारा ज्वाइन कर लेना बच्चा। ओके सर। हाँ जी, अभी 11th का चल रहा है बच्चा। ओके ओके बेटा, 5 ओके मिनट बाद, एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद, ठीक है। ओके ओके बच्चा, ओके। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि टी डैश इज ग्रेटर देन, किससे आया आपका, टी से ग्रेटर वैल्यू आई उसकी, ठीक है ना। टी डैश कौन सा टाइम था, ये टाइम था जब हमने हमारे सिंपल पेंडुलम को किसी लिक्विड में रखा जिसकी डेंसिटी थी रो नॉट, देन दिस इज द स्पेशल थिंग दैट वी हैव नोट, जो हमने यहाँ पे नोट डाउन करी है वो स्पेशल चीज है कि टाइम पीरियड क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है जब हमने उसको किसी लिक्विड में रखा है, ठीक है। तो ये बात थी जो हमें याद रखनी थी। आज की हमारी बातें कुछ यहीं पे हमें करनी पड़ेंगी समाप्त, 2-3 बातें और रहती हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ के आएंगे। आपकी अटेंडेंस लगाना बहुत ही जरूरी है, मैं अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। अमन है, अमरवीर है, हरलीन है, ईशान, जसलीन, खुशदीप, मानिंदर सिंह, नवदीप सिंह, रोमिका, सहज और वंशिका, ठीक है। चलो भाई बच्चों, आपकी अटेंडेंस हो गई है और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ऑसिलेशन इन यू शेप्ड ट्यूब, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर आज होगा आपका कितने बजे होगा, आपका लेक्चर होगा, एक मिनट मैं टाइम देख लेता हूं। आज आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चा लोग 3 o'clock, ठीक है। इसके भी नोट सेंड कर दूं, ये बात आपने ही कही है हरलीन, और किसी ने बोला ही नहीं, मैं पहले ही नोट सेंड कर देता इसके, हैं नहीं, बिल्कुल कर दूंगा बच्चा, बिल्कुल इसके नोट्स भेज दूंगा आपको, ठीक है, बिल्कुल इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको।